गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th की हिस्ट्री की जो लेक्चर सीरीज है उसमें हम एक रिवीजन स्टार्ट किया था। हमने थोड़ा बहुत रिवीजन कर लिया था। एक लेक्चर में थोड़ा साउंड की प्रॉब्लम की वजह से कुछ रिवाइज नहीं हो पाया था, तो देखो मैं आपको फटाफट एक बार जल्दी पूरा रिवाइज कर देता हूँ। 1789 आपको डेट ध्यान रखनी है। फ्रांस के अंदर रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, 1804 या 5 से लेकर क्या हुआ था, 1815 तक कौन आ गया था, नेपोलियन आया था, ठीक है। इसके बीच में जो भी डेमोक्रेसी वगैरह के पॉइंट्स है वो मैं सब समझा चुका था, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि सोशल सोसाइटी कैसी थी वहाँ की। सोसाइटी कैसी थी, तो सोसाइटी में बेसिकली दो तरह के लोग थे। कौन कौन थे, एक तो अरिस्टोक्रेसी, एक तो कौन थे, अरिस्टोक्रेसी थे लोग थे, और एक कौन थे, प्रेजेंटेटिव लोग थे, ठीक है। बट क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद एक नया ग्रुप सामने आया, यानी एक तरह से आप मानिए कि सोशल लेवल के ऊपर एक नई डिपार्टमेंट या आप नया बोलिए कि नए लोगों का ग्रुप सामने आया, जो कौन थे, मिडिल क्लास। कौन थे, मिडिल क्लास। इन मिडिल क्लास में बेसिकली कौन कौन थे, आपके एजुकेटेड लोग थे, आपके इंडस्ट्रीज थे, ठीक है, टीचर्स थे, ये सब आपके मिडिल क्लास में थे। इन लोगों ने क्या डिमांड की कि हमें लिबरल नेशनलिज्म चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक मैं थोड़ा बहुत समझा चुका था। नेपोलियन के बारे में मैं सब बता चुका हूँ कि नेपोलियन कैसे आया था क्या रीज़न था कि उसका डिक्लाइन हुआ, क्योंकि उसने लोगों को फोर्स किया फ्रांस आर्मी में ज्वाइन करने के लिए, फ्रांस आर्मी को, और वो आसपास के एरियाज़ को कॉन्कर करता था और वहाँ पर टैक्सेस का इंक्रीमेंट करता था, ठीक है। टैक्सेस का इंक्रीमेंट करता था। वो ऐसा क्यों करना चाहता था, ताकि वो एक फ्रांस का एक नया नक्शा खींच सके, ठीक है, एक नया मैप बना सके। कहने का मतलब फ्रांस के एरिया को और बढ़ा सके। तो ये सब हम देख चुके थे। लिबरल नेशनलिज्म की मैंने बात की थी कि बेसिकली जो डिमांड की गई थी वो किसकी गई थी, लिबरल नेशनलिज्म की डिमांड की गई थी। किसकी डिमांड की गई थी, लिबरल नेशनलिज्म की बात डिमांड की थी, किसके द्वारा, मिडिल क्लास के द्वारा, ठीक है। अच्छा, कब की गई मैं आपको बताता हूँ। पहले देखिए 1815 में क्या हुआ, एक वॉर हुई थी, ठीक है। अब मैं थोड़ा, अब देखिए जो हमने पढ़ चुके हैं वैसे करके मैं रिवाइज कराऊँ। 1815 के अंदर एक वॉर हुई जिसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ वाटरलू। बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है। कहाँ पर है, ये रशिया के अंदर है। कहाँ पर है ये, रशिया के अंदर है। बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी रशिया के अंदर। तो जहाँ पर क्या हुआ था, नेपोलियन को हरा दिया गया था, ठीक है। ऑस्ट्रिया, हंगरी, कुछ कंट्रीज थी जिन्होंने मिलकर क्या नेपोलियन को हरा दिया। अब जैसे नेपोलियन को हराया, तो नेपोलियन को हराने के बाद क्या हुआ, लोगों ने ये देखा कि अब हमें क्या करना चाहिए, कुछ एक नए तरीके से इस्टेब्लिशमेंट करना चाहिए, ठीक है। तो ये हम देखिए, मैं इसको फटाफट रिवाइज कराता हूँ एक बार नोट्स के थ्रू, तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए, लिबरल नेशनलिज्म के बारे में हम कल देखा था। एक बार फटाफट लिबरल नेशनलिज्म के बारे में बता देता हूँ मैं जल्दी से। लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या था कि जो डिमांड थी उसमें क्या था, अ पर्सन हैव इंडिविजुअल फ्रीडम, all people have all equal before law, people have right to vote, freedom of markets, concept of government with a constitutional and a representative, ठीक है। गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्सेप्ट होना जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन भी हो और क्या हो, रिप्रेजेंटेटिव भी हो। तो ये सब डिमांड की गई थी, ठीक है। ये लिबरल नेशनलिज्म की डिमांड्स थी जो लोगों ने रखी थी सामने, ठीक है। ड्यूरिंग द नेपोलियन रूल ओनली मैन विद प्रॉपर्टी वर अलाउड टू वोट, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि नेपोलियन के टाइम पर केवल उन्हीं लोगों को वोट देना अलाउ था जिनके पास क्या थी, प्रॉपर्टीज थी। बट ये बाद में चेंज करेगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद बताया था मैंने आपको क्या, कुछ ग्रुप्स बने थे, ठीक है। जैसे नेपोलियन डिफीट हो गया था उसके बाद क्या हुआ था, कुछ ग्रुप्स बने थे, ठीक है, कुछ ग्रुप्स बने थे। नेपोलियन को ध्यान रखना है वो कहाँ पर हराया था उसको, बैटल ऑफ वाटरलू। ध्यान रखना है वो कहाँ पर हराया था नेपोलियन को, बैटल ऑफ वाटरलू। अच्छा, इस टाइम पे कुछ ग्रुप्स बने थे, तो देखो ग्रुप का नाम बताना होता था, जैसे कि आपको ये भी मैं बता चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ ये भी चीज़ पूरा, लेकिन आपको फटाफट रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। जॉल्वेरियन करके एक ग्रुप के लीडर थे जिन्होंने क्या किया, कस्टम यूनियन वाज फॉर्म्ड इन 1834, एक कस्टम यूनियन बनी 1834। अच्छा, ये बहुत बाद में बनी है, 1815 में हारा था कौन, नेपोलियन। और ये जो ग्रुप था ये बहुत लेट बना है, लेकिन इसको हम स्टार्टिंग में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे एक लिंक करेगा चीज़ों को, ठीक है। तो ध्यान रखना है ये 1815 के बहुत बाद में बना था ग्रुप, ठीक है। 1815 के बहुत बाद में बना था ये ग्रुप, ठीक है। तो चलिए आप इसको यहाँ एक बार यहाँ नहीं पढ़ के हम इसको बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि ये लिबरल नेशनलिज्म की डिमांड हुई, ठीक है। लिबरल नेशनलिज्म की डिमांड हुई और क्या हुआ था बेसिकली कि 1815 के अंदर मैंने आपको बताया नेपोलियन वॉज डिफीटेड बाय द नेपोलियन वॉज डिफीटेड बाय द कंट्रीज रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन, यूरोपियन पावर में, ठीक है। इन सब ने क्या करा, मिलके ब्रिटेन नेपोलियन को डिफीट कर दिया। अब जैसे ही नेपोलियन डिफीट हो गया तो अब लोगों ने सोचा कि बेसिकली अब हमें फ्रांस में जो रूल था, जो भी डिक्टेटरशिप आई, पहले डेमोक्रेसी थी, उससे पहले मोनार्की था, तो अब हमें क्या करना चाहिए, कुछ चेंजेस लाने चाहिए। तो जो चेंजेस लाने चाहिए वो किस तरह से होने चाहिए, उसके लिए इन्होंने देखा। तो इसके लिए इन्होंने क्या करा, बेसिकली इन्होंने क्या करा, एक मीटिंग करी। क्या करी, मीटिंग, जिसको हम बोलते हैं मीटिंग ऑफ वियना, ठीक है। क्या बोलते हैं, मीटिंग ऑफ वियना, ठीक है। होस्टेड बाय, इसको एक होस्ट करने वाला पर्सन, मतलब जो एक लीडर था वो कौन था, ये था ड्यूक मेटरनिच। कौन थे, ड्यूक मेटरनिच। ये क्या थे, ऑस्ट्रेलियन चांसलर। ये ध्यान रखना है आपको, ऑस्ट्रेलियन चांसलर। ये ध्यान रखना आपको, ऑस्ट्रेलियन चांसलर थे कौन थे, ड्यूक मेटरनिच। क्या थे ये, ऑस्ट्रेलियन
चांसलर थे, जिन्होंने क्या करा, एक तरह से मीटिंग ऑफ वियना को होस्ट किया। अब बेसिकली क्या है, मीटिंग ऑफ जब वियना हुई तो जैसे कि 1815 के अंदर ये हार चुका था नेपोलियन। जब मीटिंग ऑफ वियना हुई तो मीटिंग ऑफ वियना के टाइम पे क्या देखा गया कि कुछ पॉइंट्स को देखा गया कि अब कंट्री को किस तरह से चलाना है, क्या चाहिए लोगों को, तो वो देखा गया। तो उसमें कुछ पॉइंट्स निकाले गए। तो क्या क्या पॉइंट्स है वो देखिए आप। बर्बन डायनेस्टी वर रिस्टोर, इस पर बोला गया कि हमें मोनार्की सिस्टम वापस ले आना चाहिए। तो बर्बन डायनेस्टी को वापस बुला लेना चाहिए कि आओ और आप रूल करो। लेकिन उसके अलावा भी और भी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई। क्या क्या इंट्रोड्यूस किया गया, फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरी अंडर नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन के अंदर रूल था पहले, लेकिन अब वो लॉस्ट हो चुका था। तो इसने अपनी टेरिटरी को भी बहुत सारा लूज कर दिया था। क्यों? क्योंकि बाहर की जो टेरिटरीज थी वो फ्रांस के कुछ एरियाज को अपने अंडर में ले जा चुकी थी। ठीक है, इसलिए फ्रांस ने क्या करा, बहुत सारी टेरिटरीज को लूज कर दिया था। स्टेप्स वर टेकन टू प्रिवेंट द फ्रेंच एक्सपेंशन। कुछ फ्रांस के जो एरियाज थे, जो बाहर की टेरिटरीज वाले लोगों ने एक्वायर्ड कर ली थी, उनको वापस लाने के लिए फ्रांस का एक्सपेंशन, फ्रांस का वापस एक्सपेंशन करने के लिए क्या किया गया, कुछ स्टेप्स लिए गए। ठीक है, वो क्या स्टेप्स है वो हमारे रिलेटेड नहीं, बस खाली आपको ध्यान रखिए, कुछ रूल्स बनाए गए, कुछ रेगुलेशंस बनाए, जिससे क्या हुआ कि उन एरियाज को वापस लाया गया। टेरिटरीज वर गिवन टू द पर्शिया, ऑस्ट्रिया एंड रशिया। कुछ टेरिटरीज थी जो नेपोलियन ने एक्वायर्ड की थी, किनसे, आसपास के जितने भी कंट्रीज थे, कौन कौन थे, पर्शिया, ऑस्ट्रिया, रशिया। तो उनसे रिलेटेड जो टेरिटरीज नेपोलियन ने फोर्सफुली एक्वायर्ड की थी बाय आर्मी, तो उन्हें वो वापस दी गई। ठीक है, और क्या था, द कंजर्वेटिव रिजाइम्स वर ऑटोक्रेटिक। ठीक है, और बेसिकली कंजर्वेटिव रिजाइम्स से, कंजर्वेटिव्स मतलब लोग कौन थे, जो पुरानी ख्यालों के लोग थे, वो क्या चाह रहे थे कि ऑटोक्रेटिक सिस्टम रहना चाहिए। क्या चाह रहे थे, ऑटोक्रेटिक सिस्टम रहना चाह रहे थे। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मीटिंग ऑफ वियना में डिक्लेयर लिए गए। ठीक है, अच्छा, ये मीटिंग ऑफ वियना कब हुई, नेपोलियन को हराने के बाद। अच्छा, यहाँ पर कुछ और डिसीजन लिए गए। वो और डिसीजन क्या थे, बेसिकली ये देखा गया, ये बोला गया, देखा गया, ये बोला गया कि अब कुछ लोग सामने आए। जब ये मीटिंग ऑफ वियना हुई ना, तो उसके बाद कुछ लोग सामने आए। ठीक है, कुछ ग्रुप सामने आए पर्टिकुलर। देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी हमारा अगर हम बात करें, तो जब इंडिया का इंडिपेंडेंस होना, तो देखिए आप इंडिया के इंडिपेंडेंस के फेवर में बात कीजिए इसको, तब उस टाइम पे बहुत सारे ग्रुप सामने आए थे। अगर आपको ध्यान हो तो एक ग्रुप था जैसे महात्मा गांधी लीड कर रहे थे, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब थे। एक ग्रुप था जिसके अंदर सुभाष चंद्र बोस थे, आपको पता हो सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस से जो एक अपनी आर्मी लेके आ रहे थे, तो एक तरीके से क्या था, ये आर्मी के बलबूते पे काम कर रहे थे, और ये क्या चाह रहे थे कि नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी क्या चाहते थे कि वायलेंस नहीं होना चाहिए, नॉन वायलेंस। तो और एक सुभाष चंद्र बोस क्या थे, ये अपनी आर्मी एक बना के, और बर्मा से, आपको पता है ईस्ट साइड के अंदर बर्मा है, वहां से क्या कर रहे थे, ये अपनी आर्मी को चुपके ना यहाँ ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए लेके आ रहे थे। तो ये दो ग्रुप थे, और इसी के अलावा एक तीसरा ग्रुप और था जो यंगस्टर का था। ठीक है, जो यंगस्टर्स का था, कौन थे, जैसे कि आपको पता हो जो यंग पीपल थे, जैसे कि कौन था, आपका बोल सकते भगत सिंह बोल लीजिए, आप चंद्रशेखर आजाद बोल लीजिए, ये सब थे। ये क्या करते थे, ये लोग महात्मा गांधी को फॉलो तो करते थे, लेकिन बस क्या करते थे, ये लोग यंगस्टर्स थे, तो इनके अंदर क्या था, बहुत जोश था। तो क्या करते थे, बॉम्ब ब्लास्ट करते थे, अंग्रेजों को बहुत नीचा दिखाते थे जगह जगह पर, क्योंकि क्या थे, सब कॉलेजेस में पढ़ते थे, तो बहुत काम करते थे। तो इस तरह से देखिए तो आप, ये तीन ग्रुप थे हमारे इंडिया के अंदर भी। तो सिमिलरली भी फ्रांस के अंदर जैसे ही नेपोलियन डिफीट हुआ ना, तो नेपोलियन के जाते ही जो अलग अलग ग्रुप्स बने हुए थे ना इंडिविजुअल लेवल पे, वो ग्रुप सामने आए। ठीक है, वो ग्रुप्स क्या है, सामने आए। तो उन ग्रुप्स में अलग अलग थे, एक ग्रुप था रिवॉल्यूशनरी, एक ग्रुप था कंजर्वेटिव। ठीक है, ऐसे अलग अलग ग्रुप्स थे। तो उन ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं पहले आपको एक ये पीछे जो हमने पॉइंट देखा था, ये पॉइंट समझा देता हूँ, जस्ट अ मिनट। या ठीक है, तो मैंने इसी तरह से एक ग्रुप था जिसका नाम क्या था, जोवेरियन। ठीक है, अ कस्टम यूनियन वाज फॉर्म्ड इन 1834। ये कब बना था, 1834 में, यानी बहुत बाद में बनाई है, नेपोलियन के डिफीट होने के बहुत बाद में। इन्होंने बेसिकली क्या है, दो पॉइंट्स डिसाइड किए थे, जिसके बेसिस पे ये ग्रुप बहुत फेमस था। क्या था, दे अबॉलिश ट्रैफिक बैरियर्स। ठीक है, जो भी ट्रैफिक बैरियर्स मैंने बताया आपको, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक कोई गुड्स ले जाके इस प्लेस से आपको यहाँ सोल्ड करना है, ठीक है, सेल करना है, तो आपको यहाँ 100 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, यहाँ 100 रुपये टैक्स देना पड़ेगा, फिर यहाँ 100 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। एक्चुअल में उसकी प्राइस कितनी थी, 50 रुपये। अब आपने 100 रुपये 100 रुपये 100 रुपये ऐसे करके 300 रुपये का आपने टैक्स दे दिया, तो यहाँ आने के बाद उसकी प्राइस कितनी हो गई, 350 रुपीज़ हो गई ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने ये 100 रुपये क्या किया है, एज अ टैक्स दिया है। तो ये जो ट्रैफिक बैरियर्स थे, मतलब जो टैक्सेस थे, इनको रिप्लेस कर दिया इन्होंने अबॉलिश कर दिया, इनको हटा दिया। किसने, ये जो ग्रुप बना था 1834 के अंदर, इन्होंने डिमांड की इसकी और हटा भी दिया इसे। और क्या क्या इन्होंने, दे अबॉलिश 28 करेंसी आउट ऑफ 30। इन्होंने क्या करा, 30 करेंसीज चलती थी फ्रांस के अंदर, उनको अबॉलिश करके 20 करेंसीज को क्या कर दिया, वो सॉरी 28 करेंसीज को हटा लिया और केवल 2 करेंसीज को यूज किया। ठीक है, मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1834, ये आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है, आप इस एग्जांपल को पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जांपल दिया हुआ है मैंने यहाँ पर कि 1833 के अंदर, जैसे 1834 के अंदर इन्होंने अबॉलिश किया, लेकिन उससे पहले क्या था, तो उससे पहले एक मर्चेंट था जो हैम्बर्ग से न्यूबर्ग आता था अपनी कोई सेल्स को, अपने गुड्स को सेल करने के लिए, तो उसको क्या करना पड़ता था, 11 कस्टम बैरियर्स को देना पड़ता था। कहने का मतलब 11 ऐसे
11 जगह वो टैक्स देता था, 11 जगह, ठीक है। तो 11 जगह टैक्स देने का मतलब यह है उसकी प्राइस कितनी इंक्रीज हो गई, आप सोच के देखिए। एंड पे अ कस्टम ड्यूटी अबाउट 5% एट ईच वन ऑफ देम, हर जगह 5% कस्टम ड्यूटी देता था। कितने देता था, हर जगह 5% कस्टम ड्यूटी। देखिए आप, मैं समझाता हूँ कैसे। जिसमें एग्जाम्पल, यहाँ 100 रुपये है, अगर वो लेके चला था 100 रुपये, तो फर्स्ट कस्टम ड्यूटी उसे यहाँ देनी पड़ेगी, कितना, 5%। तो 100 का 5% कितना हो गया, 100 इंटू 5/100, तो कितना हो गया, 5 रुपये। तो यानी इसको 5 रुपये यहाँ देने पड़ेंगे। फिर सिमिलरली दूसरी जगह जाएगा तो वहाँ 5 रुपये देने पड़ेंगे, नहीं अब ज़्यादा देने पड़ेंगे, क्यों, अब एक तरीके से यहाँ पर इसकी 150 हो जाएगी, लेकिन आप ऐसे 5 ही मान के चलिए, ठीक है, 5 एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं क्योंकि हम तो ऐसे उसे 5-5 रुपये 11 जगह देना पड़ता था, और फिर जाके वो सारा अमाउंट जो टैक्सेस का था वो इसमें जुड़ता था, और फिर वो प्रॉफिट में बेचता था। तो एक्चुअली अगर आप देखें तो इसकी प्राइस कितनी इंक्रीज हो गई, जब 11 बैरियर्स ये देगा, 11 टैक्सेस ये देगा, तो ये कितनी प्राइस इंक्रीज करके देगा, क्योंकि उस ये सारे अमाउंट तो जोड़ेगा वो उसके अंदर। तो इस तरह से क्या था कि प्राइसेस बढ़ जाती थी गुड्स की। तो 1833 तक ये रूल चला, लेकिन 1834 के अंदर ये ग्रुप था जवेलियन करके, जिन्होंने क्या करा, इन ड्यूटीज़ को हटा दिया, ठीक है। ये आपको समझ में आया, ये मैं लिबरल नेशनलिज्म बता चुका हूँ, नेपोलियन डिफीट हो चुका था, उसके बाद ट्रीटी ऑफ वियना बता चुका हूँ, ओके, ट्रीटी ऑफ वियना बता चुका हूँ, मीटिंग ऑफ वियना बोल सकते हैं, जिसको आपको ध्यान रखना है 1 मार्क्स के लिए या एमसीक्यूज के लिए कि कौन पर्सन ने होस्ट की थी, तो ध्यान रखना है ड्यूक मेटरनिच, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन चांसलर थे ये। नेपोलियन को हराया कहाँ था, वाटरलू ने हराया था। किस किस ने हराया था, रशिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन एंड यूरोपियन पावर मीट्स में, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि जैसे कि इंडिया के अंदर अलग अलग ग्रुप्स थे, वैसे ही यूरोप के अंदर भी अलग अलग ग्रुप्स थे, एक था रिवॉल्यूशनरी ग्रुप, एक था कंजर्वेटिव ग्रुप। तो देखिए कंजर्वेटिव ग्रुप्स क्या था, सॉरी, तो देखिए अ कंजर्वेटिव आफ्टर अ न्यू कंजर्वेटिव आफ्टर 1815। अब क्या हुआ कि कंजर्वेटिव ग्रुप्स पहले भी थे, जैसे कि आप देखिए ना, मैंने बताया आपको इंडिया में जब इंडिपेंडेंस चल रहा था तब महात्मा गांधी का ग्रुप भी था एक, और एक सुभाष चंद्र बोस का भी ग्रुप था, और एक यंगस्टर का भी ग्रुप था। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस इन तीनों ग्रुप्स में से कौन ज़्यादा सक्सेसफुल रहा, महात्मा गांधी का ग्रुप, ठीक है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस की आर्मी को तो क्या एक तरीके से डिफीट करके, और सुभाष चंद्र बोस को कहाँ गायब कर दिया किसी को पता नहीं चला था। और ये यंगस्टर्स थे, ये सब क्या करते, ये लड़ते लड़ते अपने आप ही मर गए। तो एक्चुअल में कौन सा ग्रुप लीड किया बाद में, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद महात्मा गांधी का ग्रुप ने लीड किया, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरह से जैसे इंडिया में हमारे ये 3 ग्रुप थे, इसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे ग्रुप थे, अगर आप देखें ना तो बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स भी थे, अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी बहुत ग्रुप्स बने हुए थे, ठीक है। इसी तरह से फ्रांस के अंदर भी ग्रुप बने हुए थे, यूरोप के अंदर आप बोल लीजिए। तो एक ग्रुप था कंजर्वेटिज्म, ठीक है, ग्रुप का नाम था कंजर्वेटिव, क्या था ग्रुप का नाम, कंजर्वेटिव। और इनकी जो थ्योरी थी उसे हम बोलते हैं कंजर्वेटिज्म थ्योरी, क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव थ्योरम। एक्चुअली में इस ग्रुप की डिमांड्स क्या थी, अब आप देखिए जैसे कि इंडिया में मैंने बताया आपको 3 ग्रुप थे, महात्मा गांधी वो क्या चाहते थे, नॉन वायलेंस से हम लड़ेंगे। सुभाष चंद्र बोस वो क्या चाहते थे कि हमें आर्मी बनानी चाहिए, और आर्मी बना के हमें इनसे लड़ना चाहिए। तीसरा ग्रुप था कौन सा था, यंगस्टर, वो क्या करते थे, फॉरन जो भी हो हैंड टू हैंड कर लो बस, ऑन द स्पॉट, तो ये काम कर रहे थे। तो हर ग्रुप की अलग अलग थिंकिंग थी। तो ऐसे ही जो कंजर्वेटिव ग्रुप था 1815 के बाद जब नेपोलियन डिफीट हो गया तब वो सामने आया कंजर्वेटिव ग्रुप, और उनकी जो थ्योरी थी वो सामने आई। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। क्यों, उससे पहले तो कंजर्वेटिव जो ग्रुप था वो क्या था, छुप के रहता था, क्योंकि नेपोलियन किसी को आगे ही नहीं आने देता था, तो सब छुप। लेकिन जैसे 1815 में नेपोलियन हार गया तब उसमें ट्रीटी ऑफ वियना में क्या देखा गया कि भाई अब हम क्या ला रहे हैं कि बब्बन फैमिली को वापस आ रहे हैं, मोनार्की सिस्टम वापस आ रहे हैं। तब ये कंजर्वेटिव ग्रुप सामने आए, उन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स रखी, क्या रखी, कंजर्वेटिव्स वर द पीपल। अब ये ग्रुप कौन था पहले, तो उस ग्रुप के बारे में अब देखिए। कंजर्वेटिव लोग वो लोग थे, द पीपल हु बिलीव्ड इन ऑर्थोडॉक्स फीलिंग। ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है पुराने ख्याल, ऑर्थोडॉक्स मतलब होता है पुराने ख्याल, जो पुरानी चीज़ों को सोचते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, राजा ही होना चाहिए, राजा ही रूल करना चाहिए, तो वो पुराने ख्याल वाले लोग। तो इस ग्रुप के अंदर वो लोग थे, जैसे कि अभी बताया मैंने आपको, महात्मा गांधी वाले ग्रुप में क्या थे, नॉन वायलेंस वाले। सुभाष चंद्र बोस वाले में कौन, ग्रुप वाले में कौन थे, जो आर्मी में ज्वाइन करना चाहते थे, और यंगस्टर में कौन थे, जो बेसिकली ऑन द स्पॉट्स में डील करते थे। तो इस तरह से इसमें जो कंजर्वेटिव ग्रुप था यूरोप के अंदर, उसमें क्या था कि वो लोग थे कंजर्वेटिव ग्रुप के अंदर जो चाहते थे कि पुरानी चीज़ें वापस आ जाएं, सच एज मोनार्की सिस्टम, जैसे कि मोनार्की, राजा वापस आ जाए, बर्बन फैमिली वापस आ जाए। बट इनका एक डिमांड और थी, क्या, कि ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट शुड बी प्रिजर्व, और ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स थे उनको प्रिजर्व कर लिया जाए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे चर्च जो थे वापस ला दिए जाए, ठीक है, जो जो चर्च में पहले होता था ना, जो चर्च टैक्स ले रहा था वैसे ही टैक्स वैक्स ला दिया जाए, मोनार्की सिस्टम लिया जाए, ठीक है, किंग को उसका पैलेस वापस दे दिया जाए, ठीक है, किंग को पैलेस उसका वापस दे दिया जाए, वो वापस वहीं बैठ के रूल करे। तो ये सब चीज़ें तो कंजर्वेटिव चाह रहे थे कि ये सब चीज़ें, पुराने जो ऑर्थोडॉक्स फीलिंग थी, मतलब पुराने ख्याल वाले लोग थे। तो कहने का मतलब आप देखिए ना, अगर ये ऑर्थोडॉक्स फीलिंग है, पुराने ख्याल वाले, तो ये कौन होंगे, एक तरह से अभी हमारे ओल्ड पीपल ही होंगे ये, जो पुराने ख्यालों में जीते थे।
ठीक है, तो ओल्ड पीपल होंगे, क्योंकि जो यंग होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि मोनार्की सिस्टम वापस आए, तो ये ओल्ड पीपल थे एक तरीके से, आप ये बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव थे। अच्छा, इन इन और ये तो चाहते थे कि भाई मोनार्की सिस्टम आए, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स आए वापस, लेकिन इनकी एक डिमांड और थी, क्या कि मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडर्न प्रिंसिपल कैन स्ट्रेंथन द ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट। इनका ये कहना था कि ये सब तो आप ले आओ पुरानी जो चीज़ें थी, बट आप कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को भी यूज़ करो, ताकि क्या कर सके, वो पुराने जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट्स थे ना, उनको क्या कर सके, एक पावर दे सके। जस्ट एन एग्जाम्पल, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमने क्या बोला कि भाई हमें हमारा इंडिया दे दो, लेकिन क्या इंडिया के अंदर जो रेल कौन लेके आए थे, ब्रिटिशर्स, क्या हमने इस रेल को हटा दिया था क्या? नहीं, बल्कि हम यूज़ कर रहे हैं आज भी रेल। अगर आप देखें तो जो रेल इंप्लीमेंट करने वाले इंडिया में कौन थे, जो रेल आप रेलवेज यूज़ करते हो ना, ये रेल इंप्लीमेंट करने वाले कौन थे इंडिया के अंदर? बेसिकली ब्रिटिशर्स थे। हमारे यहाँ पर रेल वेल कुछ नहीं होती थी, ब्रिटिशर्स ने ही इंप्लीमेंट किया है। तो क्या हमने इस रेल को हटा दिया, रिप्लेस कर दिया? नहीं, हमने क्या करा, इस आइडिया को आगे लेके गए हम भी। तो सेम ये कंजर्वेटिव लोग कौन थे, जो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स फीलिंग रखने वाले थे, जो पुराने ख्याल वाले थे, उनका कहना था कि सब मोनार्की सिस्टम वापस ले आया जाए, सब लिया जाए, लेकिन कुछ मॉडर्न प्रिंसिपल्स को यूज करके जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट है, मतलब जो पुरानी चीजें हैं, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाए। जस्ट एन एग्जाम्पल कि मोनार्की सिस्टम लिया जाए, किंग लिया जाए, किंग को है जैसे, बट किंग की जो आर्मी हुआ करती थी ना, जैसे कि वो भाले तलवारें लेके तोप लेके चल रहे हैं, नहीं, अब क्या हो कि जो मॉडर्न है, जैसे नेपोलियन आने के बाद जो मॉडर्न आर्मी बनी है, पिस्टल्स वगैरह, जो मॉडर्न आर्मी है वो हो। अब वो आर्मी है ना, वो बने, जो किंग की आर्मी थी ना वो हटा के ये नई आर्मी जो मॉडर्न आर्मी है ना, ये यूज़ की जाए। ठीक है, तो कुछ और जो इंडस्ट्रीज वगैरह है वो स्टार्ट की जाए। मोनार्की सिस्टम में कोई इंडस्ट्री वगैरह कुछ नहीं होती थी, तो इंडस्ट्री वगैरह लगाई जाए। ठीक है, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं वो रूल्स इंप्लीमेंट किया जाए। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये रूल्स लाए जाए, ताकि क्या कर सके, ये हमारे जो पुराने मोनार्की सिस्टम था उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके, क्या कर सके, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके। तो बेसिकली ये था कंजर्वेटिव्स लोग। तो एक ग्रुप हम पढ़ चुके हैं जो नेपोलियन के डिफीट होने के बाद जो सामने आया। दूसरा ग्रुप जो था वो था रिवॉल्यूशनरी। ठीक है, यहाँ तक अभी तक मैं आपको पूरा समझा चुका हूँ। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने ये समझ चुके हैं। एक लास्ट जो लेक्चर आया था, बहुत टाइम हो गया उसको, अप्रॉक्सीमेट 1 मंथ हो गया, तो उसमें क्या था, साउंड का प्रॉब्लम था, तो इस वजह से ये वाला जो लेक्चर था ये पूरा कंजर्वेटिव्स वगैरह, लिबरल नेशनलिज्म, ये क्लियर नहीं था, तो मैंने रिवाइज भी करा दिया है एक बार पूरा। अब देखिए हम आगे चलते हैं। तो ये रिवाइज में थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम आगे चलते हैं। तो देखिए, तो एक ग्रुप था आपने पढ़ लिया, कौन सा, कंजर्वेटिव। इसके अलावा सिमिलरली एक और ग्रुप था द रिवॉल्यूशनरी। कौन सा था, द रिवॉल्यूशनरी। अच्छा, ये आइडिया था रिवॉल्यूशनरी ग्रुप का नाम क्या था, द रिवॉल्यूशन ग्रुप। क्या था, रिवॉल्यूशन, TION, द रिवॉल्यूशन ग्रुप। ठीक है, और ये जो काम करता था उसे क्या बोलते हैं हम, रिवॉल्यूशनरी वर्क। जैसे कि कंजर्वेटिव लोग थे, लेकिन उनके थ्योरी को क्या बोलते थे हम, कंजर्वेटिव। तो इसी तरह से द रिवॉल्यूशनरीज थे, ये क्या थे आप देखते हैं इनके बारे में। दीज, अच्छा, रिवॉल्यूशन से आपको समझना है, कहने का मतलब ये है कि ये वो लोग थे जैसे कि सुभाष चंद्र बोस था ना, जो आर्मी के ऊपर बिलीव करते थे कि भाई बिना रिवॉल्यूशन के, बिना लड़ाई के कोई काम नहीं होगा, आप नॉन वायलेंस से कुछ नहीं कर सकते। महात्मा गांधी क्या बोलते थे कि भाई नॉन वायलेंस होना चाहिए, बिना लड़ाई करें हम अंग्रेजों को बाहर निकालेंगे। जबकि सुभाष चंद्र क्या बोलते थे, नहीं, हमें इनको बाहर निकालना है तो हमें लड़ना पड़ेगा इनके खिलाफ। तो सिमिलरली ये रिवॉल्यूशन ग्रुप था। जैसे कि कंजर्वेटिव देखा हमने, कंजर्वेटिव ने क्या बोला कि हमें मोनार्की सिस्टम ले आना चाहिए, सब ऐसा करना चाहिए वापस। तो इसी तरह से रिवॉल्यूशन ग्रुप था, इन्होंने क्या बोला, ये रिवॉल्यूशन करते थे। कहने का मतलब क्या है, ये रिवॉल्यूशन ही थे, ये थोड़े आक्रोश वाले थे, ज़्यादा गुस्सेल। तो दीज आर द ग्रुप्स विच अपोज द मोनार्की सिस्टम। ये वो ग्रुप था जो मोनार्की सिस्टम को अपोज करा था। कंजर्वेटिव चाहता था आफ्टर 1815 क्या, कि मोनार्की सिस्टम आ जाए, बट रिवॉल्यूशनरी ग्रुप क्या चाहता था कि मोनार्की सिस्टम वापस नहीं आना चाहिए। क्या, मोनार्की सिस्टम वापस नहीं आना चाहिए। जो कि वियना कांग्रेस मतलब वियना मीटिंग, जो वियना मीटिंग हमने देखी थी 1815 के बाद हुई थी, जिसके हेड कौन थे, जिसको होस्ट किसने किया था, कौन किया था, ड्यूक मैटरनिच। ठीक है, ड्यूक मैटरनिच ने होस्ट किया था। कौन थे, ऑस्ट्रेलियन चांसलर थे। ठीक है, तो बेसिकली ये बोला गया क्या, कि जो वियना कांग्रेस के टाइम पर जो हमने मोनार्की सिस्टम को बोला है कि वापस ले आया जाए, तो ये रिवॉल्यूशनरी ग्रुप क्या चाहता था कि ये जो मोनार्की सिस्टम है ना, ये नहीं आना चाहिए। एंड दे फाइट फॉर द लिबर्टी एंड फ्रीडम। और उन्होंने क्या बोला कि जो लिबर्टी और फ्रीडम का आइडिया जो मिडिल क्लास ने देता ना, वो आना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए। लिबर्टी फ्रीडम क्या था, ठीक है, लिबर्टी फ्रीडम क्या था, ये लिबर्टी फ्रीडम के पॉइंट्स। ठीक है, इक्वल राइट्स वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आनी चाहिए, एक रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए जो इलेक्टेड होगा।
ठीक है, ये आना चाहिए, जो मोनार्की सिस्टम है ये नहीं आना चाहिए। तो हमने दो ग्रुप देख लिए, तो एक तो कंजर्वेटिव था जो मोनार्की ग्रुप को चला था, बस वो ये चाह रहा था कि भाई मोनार्की सिस्टम को थोड़ा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए मॉडर्न आइडियाज को फॉलो किया जाए, मॉडर्न प्रिंसिपल्स को फॉलो किया जाए। और एक दूसरा ग्रुप था रिवॉल्यूशनरी ग्रुप, जो बिल्कुल नहीं चाहता था कि मोनार्की सिस्टम वापस आए, वो चाहता ही नहीं था कि मोनार्की सिस्टम आए, वो ये चाहता था कि लिबर्टी आए, फ्रीडम आए, मतलब सबको राइट्स मिले, सब इक्वल हो लॉ के सामने, कॉन्स्टिट्यूशन बने, कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट हो, एक रिप्रेजेंटेटिव हो, तो ये चाहते थे। ठीक है, इन्हीं के एक लीडर थे, जो रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था ना, इनका एक लीडर था, बहुत फेमस लीडर था, जिसका नाम था गुजुपी मजीनी। ठीक है, गुजुपी मजीनी नाम आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवॉल्यूशनरी बॉन्ड 1807 के अंदर ये बॉन्ड हुए थे, कहाँ पर हुए थे, जेनोवा में। कहाँ पर हुए थे, जेनोवा में इनका बॉन्ड हुआ था। ठीक है, इनका नाम आपको ध्यान रखना। अच्छा, ये नेचुरल सी बात है, आपको पता है क्या है ये। अच्छा, ये क्या थे बेसिकली, रिवॉल्यूशनरी थे, सेंट टू एग्जाइल, इनको जो यूरोप है ना उससे, मतलब फ्रांस से बाहर निकाल दिया था। एग्जाइल मतलब देश निकाला, ठीक है, उससे बाहर निकाल दिया 1831 फॉर अटेम्प्टिंग द रिवॉल्यूशन इन लिगुरी। ठीक है, अच्छा क्यों निकाला गया, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, रिवॉल्यूशन किया था। कहाँ पर किया था, लिगुरिया में। कहाँ पर किया था, लिगुरिया के अंदर उन्होंने क्या किया था, रिवॉल्यूशन किया था अगेंस्ट गवर्नमेंट जो वहाँ पर उस टाइम रूल कर रही थी। तो इस वजह से इन्हें क्या कर दिया, एग्जाइल में भेज दिया। अच्छा, कब की बात है, 1831 की बात, मतलब नेपोलियन 1815 में जा चुका है। ठीक है, और मोनार्की सिस्टम आ चुका है। ठीक है, और ये ग्रुप्स इंडिविजुअली डेवलप हो रहे थे। कौन कौन से, कंजर्वेटिव डेवलप हो रहा था इंडिविजुअली, रिवॉल्यूशनरी डेवलप हो रहा था, अपने अंदर अंदर लेवल पे काम कर रहे थे। जैसे कि इंडिया के अंदर भी तो ग्रुप्स एक बार में थोड़ी बनते हैं, एक दिन में थोड़ी बनते हैं। हमारे पर अंग्रेजों ने 200 साल राज किया, तो उस टाइम पीरियड पे हमारे ग्रुप्स बन रहे थे, धीरे धीरे अंदर अंदर छोटे छोटे ग्रुप्स बन रहे थे। तो ऐसे ही ये ग्रुप बना हुआ था। तो इन्होंने क्या किया था कि लिगुरी एक प्लेस है यूरोप के अंदर, वहां पर क्या किया था इन्होंने, बेसिकली सॉरी, लिगुरी एक ग्रुप था जो बेसिकली क्या किया था इन्होंने, वहां पर रिवॉल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश की थी। तो इसलिए इन्हें क्या कर दिया, एग्जाइल 1831 के अंदर एग्जाइल, मतलब इन्हें देश निकाला दे गया। फॉर्म सीक्रेट सोसाइटी, इन्होंने क्या करा, फिर एग्जाइल दे दिया, उसके बाद ये कहीं चले गए। ठीक है, अच्छा उस टाइम इटली की अगर आप बात करें, सॉरी यूरोप की बात करें, तो इस तरह से था। ठीक है, इस तरह से था यूरोप। अगर आप देखें तो नॉर्थ यूरोप, साउथ यूरोप, ठीक है, मिडिल यूरोप था आपका, जहाँ पर इटली वगैरह ये सब थे, और यहाँ पर दो इस तरह से आइलैंड थे। तो इस तरह से यूरोप पूरा कंट्री डिवाइड था। अच्छा, फॉर्म सीक्रेट सोसाइटीज यंग इटली इन मार्सिलेस। ठीक है, अच्छा इन्होंने सीक्रेट सोसाइटीज बनाई, कुछ सीक्रेट सोसाइटी, जैसे कि हमारे अगर आप देखें ना, तो हमारे भी महात्मा गांधी ने अलग अलग सोसाइटीज बनाई थी। महात्मा गांधी ने अलग अलग सोसाइटीज बनाई थी, ग्रुप्स बना दिए थे अलग अलग, ताकि सब अपने अपने लेवल पे काम कर सकें अलग अलग। ठीक है, एक ग्रुप अलग बना दिया जो अपने लेवल पे काम करेगा, एक अलग ग्रुप बना दिया, एक अलग ग्रुप बना दिया, एक अलग ग्रुप बना दिया जो अपने लेवल पे काम कर सके। तो सिमिलरली इन्होंने भी, गुजुबी मस्जिद ने भी क्या हुआ, जब इन्हें एग्जाइल दे दिया गया ना, तो एग्जाइल देने के बाद क्या हुआ, ये पहुंचे कहाँ पर, इटली के अंदर। और इन्होंने क्या करा, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था यंग इटली इन मार्सिलीज। कौन सा ग्रुप बनाया, यंग इटली, और कौन सी जगह पर बनाया, मार्सिलीज के अंदर। उस ग्रुप का नाम क्या रखा इन्होंने, यंग इटली। दूसरा ग्रुप बनाया इन्होंने यंग यूरोप इन बर्मे। ठीक है, बर्न। ठीक है, एक और दूसरा ग्रुप बनाया इन्होंने यंग यूरोप। ठीक है, यंग यूरोप इन बर्न। तो आपको नाम ध्यान रखना है, यंग इटली बनाया मार्सिलेस के अंदर, और यंग यूरोप बनाया बर्न के अंदर। ठीक है, यंग इटली मार्सिलेस के अंदर, और यंग यूरोप बनाया बर्न के अंदर। किसने बनाया, गुजुपी मजीनी ने। कौन थे, रिवॉल्यूशनरी थे। क्या चाहते थे, रिवॉल्यूशनरी ग्रुप क्या था, जो मोनार्की सिस्टम नहीं चाहते थे, लिबर्टी और फ्रीडम चाहते थे। ठीक है, ध्यान रहेगा 1807 में इनका बर्थ हुआ था, 1831 के अंदर इनको एग्जाइल दे दिया गया था। ठीक है, अच्छा अब इनका कुछ आइडिया था एक्चुअल में, ये जो एक बिलीव रखते थे, जिस थ्योरी में बिलीव करते थे ना गुजुबी मजीदी, वो क्या था, गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। कि गॉड ने हमें जो नेशन दिया है वो बेसिकली मैनकाइंड के बेसिस पे है, नेचुरल ही है वो सब, हम क्या है, हम लोगों का ही है। ठीक है, तो हमारे ऊपर कोई रूल ना करे, कहने का मतलब क्या है, कोई हमारे ऊपर रूल नहीं करे, हम सब मैनकाइंड मिलके ही यहाँ पर हमें रहना है। ठीक है, तो हमें एक जो नेशन गॉड ने दिया है, ये हम सबको इक्वली प्रोवाइड किया है, हमारे ऊपर और कोई नहीं होना चाहिए, हमें सबके पास इक्वल राइट्स, इक्वल फ्रीडम होनी चाहिए। तो कोई हमारे ऊपर रूल करे तो ऐसा मोनार्की सिस्टम हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये इनकी थिंकिंग थी। ठीक है, तो ये क्या था, इनकी थिंकिंग थी, किसकी थी, गुजुबी मजीनी की। अच्छा, इस गुजुबी मजीनी के ऊपर एक पर्सन थे, कौन, ड्यूक मेटरनिच। कौन थे, मैंने बताया था आपको, ऑस्ट्रेलियन चांसलर, जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना जो हुई थी वहां पर होस्ट किया था ट्रीटी ऑफ वियना को। उन्होंने गुजुबी मजीनी के बारे में एक बात कही थी, तो आपको स्टेटमेंट ध्यान रखना है क्योंकि एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। ड्यूक मेटरनिच ने गुजुबी मजीनी के बारे में एक बात कही थी, वो बात क्या थी, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। उन्होंने कहा कि अभी जो सोशल ऑर्डर है, कौन सा सोशल ऑर्डर था, मोनार्की सिस्टम चल रहा था, मैंने बताया ना आपको। जैसे ही ये देखिए आप, जस्ट अ मिनट, ट्रीटी ऑफ वियना हुई, और ट्रीटी ऑफ वियना में क्या बोला गया, बर्बन डायनेस्टी को वापस लाया गया। लेकिन ये एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप था जिसके अंदर कौन थे,
रिवॉल्यूशनरी ग्रुप कौन, अच्छा 1807 के अंदर इनका बर्थ हुआ, तो आप देख लीजिए 1807 से 1815 में जब वाटरलू हुई तो कितनी एज होगी इनकी, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट 8-9 साल होगी, ठीक है, 8-9 साल के आसपास इनकी एज थी। तो उस टाइम पे उन्होंने कुछ किया नहीं 1815 में, लेकिन 1815 के बाद से मोनार्की सिस्टम आ गया था, मैंने बताया आपको, ठीक है, और उसमें क्या है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए क्या किया गया था, केवल कुछ मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया गया। तो धीरे 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 ये चलता गया, 1831 के आसपास इन्होंने क्या देखा कि भाई ये मोनार्की सिस्टम हमें नहीं चाहिए, उन्होंने क्या करा, रिवॉल्यूशन स्टार्ट करे और उन्हें एग्जाइल भेज दिया गया। तो उसी टाइम 1815 के बाद जब ड्यूक मेटरनिक वहीं थे, तो उन्होंने बोला कि जो अभी सोशल ऑर्डर हमने दिया है, किस चीज़ का, 1815 के अंदर जो हमने सोशल ऑर्डर दिया था, क्या कि मोनार्की सिस्टम को वापस लाया जाए और उसको मॉडर्नाइज करने के लिए क्या करें, मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स को यूज़ किया जाए, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम चल रहा था। तो फिर उसके बाद जैसे ही ये कुतुबी मजीनी फेम में आए या फिर लोगों के बीच में फेमस हुए, तब ड्यूक मेटरनिक ने ये बात कही कि जो हमने ट्रीटी ऑफ वियना के अंदर डिसाइड किया था सोशल ऑर्डर लाने का, मतलब जो सोशली हमने काम करना स्टार्ट किया था कि हम इस तरह से काम करेंगे, तो उसके सबसे डेंजरस एनिमी, मतलब उसके सबसे बड़े दुश्मन कौन है, कुतुबी मजीनी। कौन है, कुतुबी मजीनी। तो उन्होंने इनको लेते हुए स्टेटमेंट कहा क्या, द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर, कि 1815 के बाद जिस सोशल ऑर्डर पे हम आज तक काम कर रहे हैं, जितने भी हमारे दुश्मन आए, कंजर्वेटिव्स हुए या और भी कोई भी ग्रुप है या और भी कोई लीडर्स अगर हमारे सामने आए हैं, तो उन सब लीडर्स में से सबसे बड़ा, सबसे डेंजरस एनिमी जो हमारे इस सोशल ऑर्डर का है या जो हम सिस्टम चला रहे हैं उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है, सबसे बड़ा एनिमी है, वो कौन है, गुजुबी मजीनी। तो सोच के देखिए आप कितने खतरनाक रिवॉल्यूशन होंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पर बोले हम भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, ये इस तरह के थे, ठीक है। तो रिवॉल्यूशनरी ग्रुप कंप्लीट हुआ है आपका। तो होप आपको दोनों ग्रुप समझ में आ गए, कंजर्वेटिव ग्रुप्स और रिवॉल्यूशनरी ग्रुप, दो इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा और भी ग्रुप्स बनते गए, आते गए, रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, वापस रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ। क्यों, क्योंकि 1815 के अंदर ट्रीटी ऑफ इसको हटाने के बाद क्या है, वापस मोनार्की सिस्टम ले आया गया, और 1831 तक क्या करे, लोग बागों ने मतलब सॉरी रिवॉल्यूशन ग्रुप में क्या करा, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। और 1831 के अंदर किसको, गुजुबी मजीनी को एग्जाइल कर दिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये वापस बाहर आया और फिर उनका ग्रुप्स बनाए, मैंने आपको बताया था, यंग इटली मार्शलिस के अंदर और यंग यूरोप का बनाया बर्न के अंदर। तो ये ग्रुप्स आपको ध्यान रखना है कहाँ पर बनाए थे इन्होंने, किसने बनाए थे। अब उसके बाद क्या हुआ कि 1830 के बाद अब हम आगे चलेंगे, 1830 तक हम पहुंच चुके हैं, 31 तक अभी हम पहुंच चुके हैं, अब 1830 के आगे अब हम आगे चलेंगे। क्या हुआ 1830 के आगे, क्या हुआ था, एक नया पीरियड आया जिसे हम क्या बोलेंगे, द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। द एज ऑफ रिवॉल्यूशन, इसको ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन हुए थे, बहुत कम टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा रिवॉल्यूशन हुए थे, इसलिए इसको बोला जाता है द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। अच्छा, पूरा रिवीजन करा दिया है, प्लस ये आज एक रिवॉल्यूशन नया चैप्टर पढ़ाया है मैंने, नया टॉपिक पढ़ाया है। अब इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो पहले क्लियर कर लेना, सारे डाउट, जितने भी डाउट्स हो वो सारे क्लियर कर लेना आज ही, ठीक है। पुराने नोट्स निकाल लेना, सब पढ़ लेना, जितने भी वीडियोस पुराने नहीं देखे तो वीडियोस देख के पढ़ लेना, बहुत थोड़ा स्पीड में करके नोट्स बनाए हुए हो तो नोट्स से पढ़ लेना, ठीक है, सारा रिवाइज कर लेना कल, क्योंकि मैं 2 घंटे की क्लास लूँगा इस वजह से। तो होप आपको ये समझ में आया, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।